हमसे ज्यादा बेवकूफ सिर्फ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। कोई दो पड़ोसी मुल्क हमसे बेवकूफ नहीं है। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाई झगड़ क्यों रहे हो, पता नहीं क्या कीड़ा काटता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, सराइकी हैं, महाजिर हैं। हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम है, साउथ का हूँ मैं, इंडिया का हूँ मैं, नॉर्थ का हूँ मैं, महाराष्ट्र का हूँ मैं, पुणे का हूँ। हम जिनको जानते ही नहीं ना, उनसे हम डरते हैं और उन्हीं से नफरत करने लगते हैं। कितने इंडियंस हैं जिन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी से मिले। मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं भाई तू और कुछ कर ले, पाकिस्तान से दोस्ती वाली बात मत किया कर। क्यों? कि यार पाकिस्तान सही चीज नहीं है। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, हमने कुछ मीडिया में देखा है, हमने सुना है, सारी की सारी बातें सुनी सुनाई है और उसमें इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मतलब बिल्कुल बेतुकी है। अभी तक हम आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं और उस आइडेंटिटी के अंदर दुश्मनी भी, आपने कहा ना हम क्यों है, तो दुश्मनी भी एक आइडेंटिटी का हिस्सा होती है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। मेरे को याद है आज से 8 साल पहले 9 साल पहले इतना रेजिस्टेंस नहीं था जो आज है। मैं 10 साल से जो है बात करता आ रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती की, और पिछले कुछ 1-2 साल में मुझे बहुत भला बुरा सुनना मिला। दिल्ली में एक बिलबोर्ड लगा उस पर लिखा हो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आपसे तो फेसबुक पे दोस्ती करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये बिलबोर्ड जगह जगह पे हिंदुस्तान में लगाओ और कोई दोस्ती करे ना करे, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मेरे साथ समीर गुप्ता भाई हैं। मैं आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनसे मिला हूँ, लेकिन मैं तो श्योर हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज पहली दफ़ा मिला हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ज़िंदगी में और कहते हैं कि हम आपको हर रोज़ सुबह उठ के रोज़ देखते हैं, तो आप ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज पहली दफ़ा मिले। तो क्योंकि समीर से मैं इतनी दफ़ा वीडियो कॉल पे, फ़ोन पे बात कर चुका हूँ कि वो मेरे भाई की तरह है, और मुझे तो नहीं लगा कि मैं पहली दफ़ा मिला हूँ। आपको लगा पहली दफ़ा मिले? मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मतलब मैं अब से इतनी बार मिल चुका हूँ कि हाँ बिल्कुल एक अपनापन है। राइट। नॉर्मली जब आप पहली दफ़ा किसी मिलते हैं तो कहते ओ मैं लगा, तो मुझे लगा है तो मैं रोज़ ही मिलता हूँ उससे क्या मिलूँ, इस तरह से गर्मजोशी से मुलाकात भी नहीं की। एंड मैं ख़ास तौर पे आज वापस भी इसीलिए आया था कि जाके आप ऐसा ना मिस कर जाए, वरना मुझे अपने बच्चों के पास रुकना था इस्तांबुल में। एनीवेज, आप पिछली दफ़ा भी कराची आए, आपसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे पता नहीं मैं दिल्ली कब जाऊँगा। मेरे अब्बा की बहुत ख्वाहिश है क्योंकि वो दिल्ली के पैदाइश हैं, और कराची में जब कोई आप पूछते हैं ना, हमारे यहाँ ट्राइब्स होते हैं, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इसे कहाँ के हो, तो हमारी जो बिरादरी है उसको दिल्ली वाले कहते हैं। तो कराची में हम जो हैं वो दिल्ली वाले हैं और दिल्ली जा नहीं सकते, और पूरी बिरादरी का हमारी यही है नाम, दहली पंजाबी सौदागर। ये बिरादरी का नाम है और ये मशहूर बिरादरी है कराची के अंदर। कराची में 3 बिरादरियाँ हैं जो कि बिज़नेस करती हैं, एक दिल्ली वाले, एक चिन्योटी और एक मेमन। अच्छा। तो चिन्योट पंजाब में है, मेमन भी इंडिया से आए हैं, गुजराती, और दिल्ली वाले जो है वो दिल्ली से आए हैं। खैर, तो अब मैं इंडिया पहली दफ़ा गया था अमीर भाई 95 या 96 था या 97 था, 98 था, कोई ऐसा साल था, हो सकता है 99 हो। तो वहाँ प्रगति मैदान में एक कॉन्फ्रेंस होती थी टेक्नोलॉजी की, उसमें मैं 2 दफ़ा शिरकत के लिए गया था, और एक अमेरिकन कंपनी थी, उसके लिए सर्विसेज हम बेचता था, तो उसके मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए गया था। तो जब मैं पहली दफ़ा गया और जो घूमा फिरा दिल्ली में, तो वहाँ पर एक लैंडमार्क नज़र आया। मैंने क्या, ये क्या है? कहते हैं हमने आपसे जंग जीती थी ना 65 में और 71 में, तो ये उसकी निशानी है। मैंने कहा है वो तो जंग हमने जीती थी। मैंने कहा है तो जंग हमने जीती थी। मैंने कहा तो हमने तो स्कूल में ये पढ़ा था कि हमने जीती थी। तो कन्फ्यूजन बहुत था और अपनाइयत भी बहुत थी, और उसके बाद जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे अब्बा को बहुत ख्वाहिश है कि वो इंडिया जाएं और अपना घर देखें जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उनका पूरा ननियाल था, ददियाल था, सब लोग थे। मेरी आप फुप्पी से नहीं मिले जो कि 91 की हैं, तो वो हमारे साथ रहती हैं, और वो वहीं दिल्ली में ही हर चीज़ बढ़ी हुई थी, तो कम लोग रह गए। तो मैं ही समझता हूँ कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले के ऊपर अपनी इतनी एनर्जी ज़ाया करते हैं कि इसलिए मैं उसको ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहता था।
लेकिन मैंने बहुत साल से उसको छोड़ दिया है, 5-7 साल से उसको मैंने छोड़ दिया। एक चीज़ रिलीजन, और दूसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान, और तीसरा इजराइल। ये तीनों चीज़ों पे मैं बात किया करता था क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम इस पे एनर्जी ज़ाया करते हैं। फिर मैंने देखा कि इस पे बात करना कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हमारे बेसिक्स टूटे हुए हैं एज अ नेशंस। हम दोनों कंट्रीज़ के अंदर बेसिक्स टूटे हुए हैं, और मुझे लगता है कि मोदी जी भी यही कर रहे हैं कि वो अपनी बेसिक्स को ठीक कर रहे हैं, इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हम देख रहे हैं 10 साल से, पहले गुजरात में, फिर और जगह पे भी। तो हमारा जो हक है एज अ मुसलमान, हमारे मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है कि अगर आपके बराबर वाला घर वाला भूखा सो गया तो आपकी इबादत कबूल नहीं होती। हिंदुस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम ईरान हो, पाकिस्तान, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, हमारी अच्छी दोस्ती हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चारों मुल्क में से किसी से भी हमारी दोस्ती नहीं है। शायद समंदर से है, जाके हम उस पर डूब मरें लेकिन उसके अलावा किसी से भी हमने अपने आप को खामा-ख़ा में बहुत ज़्यादा ऐसा बना के रखा हुआ है कि हम लड़ते रहते हैं हर वक्त, और पता नहीं वो हम कौन है जिसने ये किया है ऐसा। सॉरी, मैं थोड़ा प्रोलॉग लंबा हो रहा है, बिकॉज बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिकॉज़ ये पहली दफ़ा आपसे मुलाकात है, और मेरी ख्वाहिश थी कि मिलूं और पर्सनली ये बताऊं भी, और अपने एक एक्सपीरियंस बताऊं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था इंडिया के ट्रैवल का। मैं दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कलकत्ता गया, और बहुत ज़्यादा मेरी ख्वाहिश है अगर वीज़ा प्रॉब्लम ना हो तो मैं शायद साल में 2 महीने हिंदुस्तान घूमता रहूं, क्योंकि बहुत जगह है हिंदुस्तान में घूमने की। नायग्रा फॉल जैसी एक फॉल्स मैंने देखी द अदर डे कि जी हिंदुस्तान के अंदर में है। नायग्रा फॉल में 3 दफ़ा देख के आ गया और इसको नहीं देखा मैंने, ये तो ज़्यादती है। तो अनफॉर्चुनेट है कि हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। आप भी उसके लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन कुछ फोर्सेस हैं हमारे मुल्क के अंदर जो शायद नहीं चाहती कि ये सुलह हो। ये मुझे नहीं मालूम कि उनके क्या रीज़न्स हैं। एक दफ़ा मुझे आर्मी के जो मैगज़ीन निकलता है उन्होंने दावत दी कि आप इसमें लिखा करें। मैंने कहा यार मैं लिखा करूं? कहते कि हाँ आप लिखा करें। मैंने कहा मैं तो आप लोग के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने कहा कहते हैं क्या मतलब कि आप हमारे ख़िलाफ़ हैं? मैंने कहा जी मैं तो अमन का प्रचार करता हूँ, मेरे इदारे का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। कहते हम भी तो यही करते हैं। क्या मतलब, आप तो लड़ने के लिए फ़ौज हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा काम भी पीस कीपिंग है, और हम आपके साथ हैं, और हम आप ज़रूर लिखें। हम चाहते हैं कि आप हमारे मैगज़ीन में लिखा करें और लिखें। तो मुझे बहुत पहली दफ़ा एक अलग एंगल मिला सोचने के लिए। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। सो पहले मैं आर्मी को देखता था, बजट देखता था कि यार $42 बिलियन का टोटल बजट है हमारे मुल्क का, उसमें 8 बिलियन आर्मी ले जाती है, 18% तकरीबन बन जाता है, पहले 40% होता था। तो इतना पैसा तो हमने आर्मी पे स्पेंड कर दिया, बाकी पीछे बचा कुछ नहीं। फिर मैंने गूगल किया एक दिन, तो मुझे पता चला कि दुनिया का आर्मी का बजट कितना है। तो मुझे पता चला $2000 बिलियन है दुनिया के आर्मी का बजट। तो मैंने सर पीट लिया अपना कि यार ये तो पाकिस्तान 0.08% भी नहीं है दुनिया के आर्मी के बजट का। छोड़ो पाकिस्तान आर्मी को, भाई करते रहो जो कर रहे हो, लेट्स गो फॉर ग्लोबल गेम। तो आई क्रिएटेड वर्ल्ड पीस अलायंस, वर्ल्ड सेफ्टी अलायंस, के हम किसी तरह से ये $2000 बिलियन के अंदर कोलैबोरेशन बढ़ाएं, जाके इनकी कोलैबोरेशन की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो, जिससे उनका बजट जो है वो और जगहों पे भी हो सके, ना कि ये कि सिर्फ लड़ाई झगड़े में हो। तो अगर हम ग्लोब में देखें तो बहुत सारे ममालिक को आर्मी की अब ज़रूरत नहीं, फिर भी रखी हुई, क्योंकि वो ग्रैंड फादर्ड होता हुआ आ रहा है इतने साल से, 70-75 साल से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सिस्टम्स बने हुए आ रहे हैं। और उसका जो एक मिशन है वो ये कि 20% आर्मी का budget should be spent on peacekeeping, not just peacekeeping like they do now, but dialoguing, literally going further and saying हाथ मिलाने, पहल करें दोस्ती की। जैसे कि अगर आप एक कंट्री है साउथ के अंदर, कोस्टा रिका आई थिंक, जिसके अंदर आर्मी नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पीस है। तो वो पीस बिल्डिंग के लिए लिटरली काम करते हैं। सो लेट्स सी कि हम इसमें कामयाब होते नहीं होते, बट आई कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट इट व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरी अब ख्वाहिश है कि आप आए हैं
तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपके यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बने, बार बार पोस्ट करता हूँ, लेकिन आपकी फेसबुक पे कुछ लिखा ही नहीं है, आप कौन है, क्या करते हैं। लोग समझते होंगे रॉ का एजेंट है, और कोई प्रोफाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक के ऊपर लिखें कि मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं कौन हूँ। जाके ट्रस्ट डेटा से अवेलेबल हो जाता है, एक और तरीका है लेने का। दूसरा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दिल्ली में एक बिलबोर्ड लगाओ, उस पर लिखा हो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आपसे फेसबुक पे दोस्ती करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये बिलबोर्ड जगह जगह पे हिंदुस्तान में लगाओ, और कोई दोस्ती करे ना करे, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फेसबुक पे दोस्ती में क्या है, जाओ भाई ऐड कर लो, क्या प्रॉब्लम है, नाम ही तो लिखना है। तो उससे ये होगा कि उनको एक विंडो ऑफ आई मिल जाएगा कि जी ये है। और मैं इसको ऊपर 10 साल से तो काम कर ही रहा हूँ। मैंने मीट एन इंडियन शो भी बनाया, मैंने मीट अ हिंदू शो भी बनाया, मैंने इंडिया पाकिस्तान institute.com भी बनाया, मैंने इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ भी बनाया, बट आई हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन एक्सेलरेटिंग दिस समहाउ, बिकॉज मैं इतनी चीज़ें करता हूँ कि हर चीज़ में वो कोई इधर उधर हो जाती है। तो एक तो आपके तवस्सुत से, और आप में से भी कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे इन चीज़ों के ऊपर तो मैं दे दूंगा, आप लोग चलाएं इसको और करें। ये खाली मेरा तो ख्वाब नहीं है कि मैं जाऊं और पासपोर्ट दूं और वीज़ा लगे और मैं रोड क्रॉस करके चले जाऊं। जैसे मैं यूरोप में फिरता हूं तो उस तरह मैं इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं फिर सकता, जैसे नेपाल जा सकता हूं उस तरह मैं इंडिया क्यों नहीं जा सकता, श्रीलंका जा सकता हूं, इंडिया क्यों नहीं जा सकता। और जो सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ आप पिन मारे खून भी ले लें और वो भी टेस्ट ले लें हमसे कि जी इसका ये खून है, इसका ये आइरिस है, ये इसका फिंगरप्रिंट है, सब डेटा ले लें, फिर तो जाने दें। तो फिर कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ फियर है हमारी हुकूमत का भी और आपकी हुकूमत का भी, क्योंकि 75 साल से एक चल रहा है, बहुत स्टैगनेंट हो जाती हैं चीज़ें, पुरानी बिल्डिंगों में चीज़ें स्टैगनेंट हो जाती हैं, तो पुराने चीज़ें हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारे साथ, आपने टाइम गुजारा, अपना टाइम दिया, और आपका एजेंडा भी लोगों से मिलना है और लोगों के अंदर नरमी पैदा करना है। मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन मैंने अपना फोकस टोटल, मैंने जैसे कहा, इन 3 चीज़ों से हटा के इकोनॉमिक्स पे कर दिया। और इकोनॉमिक्स पे क्यों किया, वो इसलिए कि अगर एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता है और साल के 12 लाख रुपए कमाता है, तो 2 साल के अंदर उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो उम्रा हज भी करेगा। जब उम्रा हज करने जाएगा तो दुबई में रुकते हुए भी जाएगा, वहाँ पे उतरेगा तो देखेगा ये तो इंडियन खाना पका रहा है, ये तो इंडियन खिला रहा है। जो आपके साथ हुआ था जी 25 साल पहले, वो भी कर सकेगा, कि उसके लिए नोट दरकार है। और इंडिया का वीज़ा तो मुश्किल है, कतर का तो आसान है, दुबई का तो आसान है, सऊदीया का तो आसान है, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके मिल लो। तो मेरा पहला सिख का एक्सपीरियंस सिंगापुर में हुआ। पहला मेरा जो सिख ड्राइवर था वो सिख था। मैंने कहा, देख के डर लगने लगा, पहले तो कांपने लगा मैं, फिर उनसे बड़ी मुश्किल से सवाल जवाब शुरू किए। अब मेरे हज़ारों सिख दोस्त हैं, बट वो पहला एक्सपीरियंस जो है ना, हमेशा खौफज़दा होता है कि यार ये क्या हो रहा है। सो ओवर टू यू। अब आप जो प्रोलॉग। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग ना, हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ सिर्फ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। बाकी दुनिया में कोई 2 पड़ोसी मुल्क हमसे बेवकूफ़ नहीं है। जैसे आपने कहा, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भाई झगड़ क्यों रहे हो। एक चीज़ होती है ना, एक सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ प्रोपगेटिंग, मतलब खुद को, अपने आप को आगे बढ़ाना। तो हमारी जो नफ़रत है वो ऐसी ही हैं। और पता नहीं क्या कीड़ा काटता है कि हम एक दूसरे के मुल्कों को गालियाँ देते रहते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं। और एक चीज़ ज़रूर है कि हम जिनको जानते ही नहीं ना, उनसे हम डरते हैं और उन्हीं से नफरत करने लगते हैं। हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। मतलब कितने इंडियंस हैं जिन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी से मिले, मैं नहीं जानता बहुत लोगों को। और मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं भाई तू और कुछ कर ले, पाकिस्तान से दोस्ती वाली बात मत किया कर। क्यों? कि यार पाकिस्तान सही चीज़ नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? हमने कुछ वीडियोस देखे हैं, हमने कुछ मीडिया में देखा है, हमने सुना है। तो सारी की सारी बातें सुनी सुनाई हैं और उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मतलब बिल्कुल बेतुकी है।
तो आप जब बोल रहे थे, बता रहे थे अपने घर का और अपने फादर का, तो मैं बड़ा बहुत यहाँ पे दर्द सा महसूस हुआ कि वो जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आपकी बुआ जी फुप्पी यानी अब फूफी, बाकी हाँ बहन। बुआ जी, हाँ फूफी, आपकी फूफी जी, उनकी उम्र है, दिल्ली जाना चाहती है, देखना चाहती है। वो तो नहीं जाना चाहती, उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा होगी, उनकी वो नहीं उम्र ज़्यादा हो ट्रैवल गई। कर सकती। बट मेरे वालिद जी हैं, वो एक्टिव हैं। हाँ, लेकिन मतलब कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग ना, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या होगी? मैं समझ नहीं सकता। मैं कुछ, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सर। मैं, हाँ जैसे आप चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ। वाकई में कुछ भी आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, और कि हम सक्सेसफुली, कि हम बहुत सारे लोगों को अप्लाई करें, वीज़ा अप्लाई करें, और पता नहीं, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है इस बात की, का कोई जवाब नहीं है कि हम क्यों इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। नहीं, मेरे पास तो है उसका। वो कल मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा खौफ क्या होता है? कहते हैं खौफ जो है ना चुड़ैल की तरह होता है। नहीं, चुड़ैल क्या होती है? चुड़ैल वो होती है जिसको हर एक के किसी कज़न ने देखा होता है, लेकिन वो खुद कभी नहीं उसने एक्सपीरियंस किया होता। तो वो सब चुड़ैल की बातें करते हैं कि जी चुड़ैल आ जाएगी या भूत आ जाएगा। भाई भूत कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, मेरे फलाना जानने वाले के जानने वाले हैं, उन्होंने भूत से, उनके पास भूत आ गया था। जिससे भी आप मिलेंगे उसके पास, उसके ऊपर भूत कभी नहीं आया होगा, लेकिन उसका कोई जानने वाले का जानने वाला ज़रूर होगा जिसको भूत का पता होगा। तो ये भूत की तरह होता है खौफ, और ये खौफ हमारे अंदर भरा हुआ है। इसकी सोशल इंटरेक्शन जब तक वन ऑन वन नहीं होती, और हम खौफ ज़्यादा कौम है। गरीब जो होता है वो बहुत डरपोक होता है, और उसके पास दिलेरी जब आती है जब वो थोड़ा सा पैसा उसके पास है। तो वैसे मैंने कहा ना, मैंने इन तीनों चीज़ों को साइड पे करके, इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहा हूँ कि जब 2 साल लगा के वो 24 लाख रुपए कमा ले, तो अब उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो पैसे ज़ाया कर सकता है, वो इंडिया जा सकता है, वो दुबई जा सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है, वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता है जो आपने। इसलिए मेरा फोकस, अगर मैं आपको समझाने की बात करूँ, नहीं आप सही कह रहे हैं। हालांकि अगर मैं देखूँ तो मेरे जो दोस्त है स्कूल के, कॉलेज के, वो बड़े अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, पूरे दुनिया में घूमे लोग हैं, वो भी आज भी बेवकूफ़ी में, कुछ अमेरिका में रहते हैं, वो भी आज भी इंडिया पाकिस्तानी बेवकूफ़ी में यकीन करते हैं। और हालांकि वो खाना भी खाते हैं, एक दूसरे के रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ इंटरेक्शन नहीं करते। वो इंटरेक्शन नहीं करते। वो इंटरेक्शन जो है ना, वो ये जो इंटरेक्शन है, अगर आप मेरे इंक्यूबेटर में सैर करें, देखिए हर जगह पे डिफरेंट लोगों की फ़ोटो लगी, इनको फ्रेंड करो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, सराइकी हैं, महाजिर हैं, हमने अभी तक पाकिस्तानी नहीं बने। हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम है, साउथ का हूँ मैं, इंडिया का हूँ मैं, नॉर्थ का हूँ मैं, महाराष्ट्र का हूँ मैं, पुणे का हूँ मैं, मुंबई का हूँ मैं, फलाने का हूँ। अभी तक हम आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं। और उस आइडेंटिटी के अंदर दुश्मनी भी, आपने कहा ना हम क्यों है, तो दुश्मनी भी एक आइडेंटिटी का हिस्सा होती है कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। तो वो जो नहीं है, हम इंडिया के 2 दुश्मन हैं, वो भी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है पाकिस्तानी का। यानी मैं किससे बात कर रहा था, हाँ, मैं एक छोटे से लेक पे गया, परसों की बात है, और वहाँ पर एक आदमी था, और उससे मैंने पूछा कि ये ऑस्ट्रिया में जर्मन बोलते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा ये बताओ, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में क्या फ़र्क है? सोचने लगा वो। मैंने कहा तुम ज़बान एक बोलते हो, कल्चर एक है, सब कुछ है, अलग अलग क्यों? कहते हैं ऑफिशियली बहुत डिफरेंस है, अनऑफिशियली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बड़ा अच्छा जवाब मुझे लगा उसका कि यार हमारे मुल्क में भी ऑफिशियली बहुत डिफरेंस है। आप डिफरेंस निकालने बैठ जाओ, जब भी किसी लड़के को लड़की को तलाक देनी होती है, तो वही लड़की जो उसके साथ सारी ज़िंदगी बीवी बन के रही होती है, इतने सारे कीड़े निकाल लेगा, इतने सारे कीड़े निकाल लेगी। और नहीं तो मोहब्बत में गिरफ्तार था तो कोई मसला ही नहीं था। तो व्हेन इट, आई थिंक इट्स एन इंटरनल थिंग कि हम उसमें क्या ढूंढना चाहते हैं। मैं अगर देखूं, मैं दिल्ली से आया हूं और मैं कराची में हूं, और मैं दिल्ली से जाके अगर मान लीजिए साउथ ऑफ इंडिया में किसी सिटी में जाता हूं, तो मेरे नेचुरली यहाँ पे ज़्यादा अफिनिटी है। नेचुरली यहाँ पे ज़बान एक है, लोग मिलते हैं उतने प्यार से, तो मेरी अफिनिटी यहाँ ज़्यादा है, कराची से ज़्यादा है मुकाबले किसी अगर डीप साउथ के सिटी के।
अच्छा, डीप साउथ के लोग पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं करते? हाँ, हम ये बेवकूफ़ियाँ ना हमारे ये वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, और एक रीसेंट ज़्यादा हो गई है। 10 साल पहले उतना नहीं था, 8 साल 10 साल पहले उतना नहीं था। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैंने जैसे ऑब्जर्व किया ना, मैंने जब से पिछले कुछ सालों में, कि अब ये ज़्यादा हो गई है। मोदी जी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इसको, मुझे लगता है, दोनों साइड पे। और हाँ, मतलब जो भी रीसेंट इवेंट्स हैं पॉलिटिकल उसमें, जी हाँ, रीजंस पॉलिटिकली, जैसे मेरे को याद है आज से 8 साल पहले 9 साल पहले इतना रेजिस्टेंस नहीं था जो आज है। मैं 10 साल से जो है बात करता आ रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती की, और पिछले कुछ 1-2 साल में मुझे बहुत भला बुरा सुनना को मिला पिछले कुछ समय में। कितने साल ये सस्टेन कर सकेंगे इस जहालत को? ये मेरे ख्याल में हमें अब उसको भूल जाना चाहिए कि ऐसा है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको सस्टेन कितने साल और कर सकेंगे विद द इवेंट ऑफ यूट्यूब, विद द इवेंट ऑफ व्हाट्सएप। अभी आपके अब्बू ने व्हाट्सएप नंबर दिया कि करो मुझसे बात, तो कितने साल हम इसको मेरे को पकड़ के रख सकेंगे? 5-7 साल से नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इररिलेवेंट कर देगी। जैसे जैसे हम जो है वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, जैसे जैसे हम अब जैसे 5G है इंडिया में लॉन्च हो चुका है, I'm sure पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगा, तो जो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है उतना कम होता चला जाएगा, आपके जो बैरियर्स हैं वो उतने ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। 5-7 साल 8 साल 10 साल बस नहीं रोक पाएंगे। कैसे रोक पाएंगे? तो शुड वी लेट इट हैव इट्स नेचुरल डेथ, और शुड वी क्या कहना चाहिए, या इसको हम नेचुरली जाने दें या इसके ऊपर काम करते रहें? तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। हम लोग ना जब बिजनेस में होते हैं तो हम एक कुछ प्रोजेक्शन लेके चलते हैं ना, कि हम आज के टाइम में कि ये मेरा प्रोजेक्शन है, फिर मैं देखता हूँ इसमें मैंने ये इन्वेस्टमेंट लगाया, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया, या मेरे पास ये प्लान है, ये मेरे पास कुछ एक रिस्क है, ये श्योरिटी है, ठीक है। ये जो काम है ना इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। मुझे और आपको नहीं पता कि ये चीज़ 2 साल में होगी या 20 साल में होगी, और ये कुछ एरियाज़ होते हैं लाइफ के जहाँ पे फ़ायदा नुकसान भी नहीं देखा जाता, जहाँ पे सिर्फ पैशन देखा जाता है। मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें वो एफ़र्ट लगाने चाहिए, और आज से शायद 10 साल बाद जब ये बेवकूफ़ियाँ कम होंगी या ख़त्म होगी, तो चाहे लोगों को मालूम चले या नहीं मालूम चले, लेकिन मेरा और आपका जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा। वो जो हम बात कर रहे थे ना क्रिटिकल मास थ्योरी, कि भाई हम वो जो दीवार में छेद कर रहे हैं ना, वो कहीं पे जब वो दीवार गिरेगी तो वो हमारे छेद करने से गिरेगी। तो गिर रही है, वो गिर रही है, हमें उसमें और मारना है, उसको गिराना है, बहुत ज़रूरी है वो। तो कुछ आइडियाज़ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ? हाँ, प्लीज़ शेयर कीजिए। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर वाज समथिंग वी कुड डू, इज़ वन थिंग इज़ कि हमें एक्सेलरेशन के अंदर वीज़ा एप्लीकेशन करने चाहिए। मैं आपके वालिद साहब को बता रहा था कि गांधी जी का जो नमक बनाने वाला प्रोसेस था, उससे मैंने ये सीखा कि, और जो काली माँ का कॉन्सेप्ट है कि जी आफ्टर एवरी डिस्ट्रैक्शन इज देयर इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वीज़ा प्रोसेसेस हैं हमारे मुल्कों के, वो पुराने हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको अपग्रेड करना चाहिए। उनके अंदर सिस्टम्स के अंदर डेटा कंपाइलेशन सही नहीं है। बीइंग टेकी, यू आर आल्सो अ टेकी, आई अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से कागज़ पे एप्लीकेशन लेते हैं, सिस्टम लेते हैं, इट्स नॉट द राइट सिस्टम। लेकिन वो इसलिए सस्टेनेबल करते जा रहे हैं या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन ही बहुत थोड़ी आती है। अगर हम उस सिस्टम को कोलैप्स कर दें, और इसका तरीका ये है कि हर रोज़ 10,000 लोग वीज़ा अप्लाई करें, तो अगर हर रोज़ 10,000 लोग वीज़ा दोनों साइड से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो सिस्टम को दे कैन नॉट सस्टेन इट टेक्निकली। 10,000 एप्लीकेशन अ डे कर ही नहीं सकते, तो दे विल हैव टू अपग्रेड इट, दे विल कोलैप्स, बिल्डिंग गिर जाएगी। और उस बिल्डिंग को गिराने की वजह से क्या होगा कि नया सिस्टम उनको क्रिएट करना पड़ेगा, मजबूरी होगी कि 10,000 लोग हर रोज़ आके बाहर खड़े हो जाते हैं और अप्लाई करते हैं, और 10 अगले दिन 20 हो गए, अगले तीसरे दिन 30,000 हो गए, तो सिस्टम हैज़ टू कोलैप्स। एक तो ये है कि हमें उस पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि वो गिर जाए, जैसे आपने कहा कि सुराख कर देना चाहिए। तो वीज़ा का सिस्टम को भी हमें क्रैश कर देना चाहिए, सो दैट दे हैव टू क्रिएट अ बेटर सिस्टम। कि जी आप जैसे कराची के, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी एप्लीकेशन नहीं लेती, अब वो कहती है आप जेरीस पे जाइए
जहरीज पे जाइए, 650 रुपीज़ दीजिए, विच इज़ $3, और 100 रुपये वीज़ा फ़ीस है, 650 वीज़ा की जहरीज की फ़ीस है, टोटल 750 रुपये का खर्चा है। अप्लाई कीजिए, हमारे पास ना आइए। अगर रोज़ाना जहरीज के दफ्तर के पास 10,000 लोग जमा हो जाएं, तो जहरीज विल हैव टू रीइन्वेंट द सिस्टम, दे विल फोर्स इट बैक टू द एम्बेसी कि यार आप कुछ डिजिटल करें। दिस इज़ नॉट हैपनिंग। फेसबुक एक दिन में अगर 10 लाख मिलियन अकाउंट बना सकता है तो आप भी बना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि डिमांड एंड सप्लाई, राइट, इकोनॉमिक्स। तो एक तो हमें ये करना चाहिए कि आई वुड टुडे लाइक टू ऑफर के, एंड आई विल रिलीज द क्लिप ऑल्सो आरिफ की, के 100 लोग हर महीने मुझसे वीज़ा फ़ीस ले सकते हैं आगे हिंदुस्तान की वीज़ा की। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बेशक रिजेक्ट हो जाए, और हर महीने आप मुझे जो है रीइंबर्समेंट मांग सकते हैं। 100 लोग वीज़ा फ़ीस अप्लाई करें, रिजेक्ट होते जाएं। मैं अमेरिका का वीज़ा 16 दफ़ा रिजेक्ट करा चुका हूँ। आई वॉज रिजेक्टेड 16 टाइम्स, और मेरे इंटरनेशनल वीज़ाज टोटल 26 रिजेक्शंस हैं मेरे, और मैं ढीटों में से एक हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों के इतने रिजेक्शंस हैं, लेकिन मेरे हैं, और मैं फिर अब मेरा वीज़ा लगा हुआ है, एंड आई ट्रैवल टू 82-34 कंट्रीज़, इतने रिजेक्शंस के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली मिल जाता है और आप अच्छे हो जाते हैं। आपको पहले अप्लाई नहीं करना आ रहा होता, आप गलत अप्लाई करते हैं। तो 100 लोगों को तो मैं वीज़ा की फ़ीस देने को तैयार हूँ। 100 लोग हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान आना चाहें हर महीने, उनकी फ़ीस भी मैं देने को तैयार हूँ। वो आप इनके थ्रू रीइंबर्समेंट ले लीजिएगा, मैं इनको पेपैल कर दूँगा, ये आपको पैसे दे देंगे लोकल पेटीएम से, ठीक है ना? नहीं, अच्छा चलें, तो हम अमेरिका से पैसे भेज देंगे इनको, वो भी नहीं चले, वो रिजेक्ट हो गया। मैं आपको किसी और के थ्रू पैसे भिजवा दूंगा, आप अप्लाई करें। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती हैं। तो दुबई में लोग जाते हैं, कंपनी खोलते हैं, जैसे हिमालया है, डाबर है, इन सब की यहाँ पे कंपनीज़ हैं, या चीज़ें बेचती हैं। पाकिस्तानियों की कंपनी वहाँ कम है। एल्फी वाले थे, मुझे मालूम है, वहाँ बेचते थे। बरीज़ो की वहाँ दुकान थी, अब पता नहीं है कि नहीं है। तो ये जो सर्विसेज खुल गई हैं बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल दराज है पाकिस्तान में, और इंडिया में कौन सी है आपकी बड़ी? मेरा रिलायंस है, नहीं, जो अमेज़ॉन का रिप्लेसमेंट है। अमेज़ॉन का रिप्लेसमेंट फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के दराज, क्योंकि उसने ख़रीद लिया अली बाबा ने, तो अब दराज पे आप जाते हैं तो चाइना का सारा माल आ रहा होता है, और कोरियर फीस नहीं लगती, और चाइना से माल आ जाता है आपके पास यहाँ पे, और 2 हफ्ते में पहुँच जाता है। इंडिया से कुछ नहीं आ सकता। पाकिस्तान के ख़वातीन को वहाँ कपड़े चाहिए होते हैं, वो नहीं जा सकते। तो मैं चाहूँगा कि किसी को दुबई सेंट्रिक कंपनी बनानी चाहिए जो कि पाकिस्तान इंडिया से माल को ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करे। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं, सार्क का वीज़ा लग जाता है और लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। सार्क वीज़ा कॉस्ट करता है $5,000 2 साल का, फिर आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ पे? इंडिया पाकिस्तान में आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था सार्क वीज़ा होता है कुछ। इट्स कॉल्ड अ सार्क वीज़ा, इट्स $5,000 फीस फॉर 2 years। कहाँ पे मिलता है? मैं आपको लगवा दूंगा जब चाहिए हो। सार्क को तो पता है ना आपको? हाँ। तो सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगवा के देती है, और आपको प्रूफ करना होता है कि आप बिजनेसमैन हैं, फलाना एसोसिएशन के मेंबर हैं, आपको उनकी वीज़ा फीस अप्लाई करनी होती है, जस्ट $5,000। फिर देन यू कैन कम टू पाकिस्तान एनी टाइम, नो रिपोर्टिंग, नथिंग। You can have an office here, you can do whatever you want. So SARC visa should be promoted. उसके अलावा SARC की अपनी इन्होंने पोर्टल भी बनाई है जो कि अली बाबा की तरह है, और SARC ट्रेड के लिए मैं आपको SARC के चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी का नंबर दे दूंगा, आप उनसे मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 3 डिसरप्शंस अगर हम शुरू कर दें, तो वीज़ा कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो, फिर ट्रेड हमारा शुरू हो, और ये मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड ऑन यूरोप। सो बर्लिन वॉल गिरी कैसे? बर्लिन का जो कैपिटल था वो एक छोटा सा चारों तरफ से ब्लॉक्ड सिटी था, जो कि चारों तरफ से ईस्ट जर्मनी था और बीच में वेस्ट जर्मनी था, और फिर चारों तरफ ईस्ट जर्मनी था। तो वहाँ पर 80s के अंदर टेलीफोन कॉलें लोगों ने ज़्यादा करना शुरू कर दी, और उस टेलीफोन कॉल की वजह से लोगों की मोहब्बतें बढ़ना शुरू हो गई, और उस मोहब्बतों की वजह से चीज़ें हुई और एक्सेलरेट हुई, विच ब्रिंग्स मी टू नंबर 4। तो जो भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में शादी करना चाहेंगे मुझे बताएं, और मैं उनको अपनी तरफ से एक अदद गिफ्ट भेजूंगा, चाहे आप पाकिस्तान में कहीं भी हो। अगर आप कोई लड़की लेकर आते हैं हिंदुस्तान से, तो हम आपको इनाम भी भेजेंगे। तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए कि जी मैं एक हिंदुस्तानी लड़की लेके आया हूँ, हिंदुस्तानी लड़की से शादी की। ये एक चौथा डिसरप्शन हो गया, क्योंकि मोहब्बत की कोई ज़बान नहीं होती,
और आप भी काम कर सकते हैं। हमारे जो वो अंसारी साहब हैं, उनका तो आपको स्टोरी पता ही है कि वो किस तरह से बेचारा जेल काट के भी गया, और अब उनकी अम्मी, अंसारी साहब की अम्मी मेरी खाला से अरबी पढ़ती हैं हर एवरी ट्यूसडे फॉर द लास्ट 2 years। और वो जूम के ऊपर बैठे होते हैं दोनों, उनकी अम्मी भी, और वो बातें कर रही होती हैं। दैट वुमन इज़ सो अमेजिंग। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे पास थी। ओवर टू यू, आपके पास जो डिसरप्शन आइडियाज़ हैं। I think those are very very good ideas. ये फिजिकल वर्ल्ड के हैं। हाँ, फिजिकल वर्चुअल वर्ल्ड के लिए हमारे पास है कि व्हाट्सएप के नंबर्स एक्सचेंज करें। बिलबोर्ड मेरा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप वहाँ लगवा दें। लोग स्पेंडर मारें, टमाटर मारें, आई डोंट केयर। बिलबोर्ड होने से क्या होगा, बड़ा सा, आई एम आप राइट ऑन देयर फेस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं आपसे फिर फेसबुक पे दोस्ती करना चाहता हूँ। दैट विल प्रोवोक पीपल। I think that's a good idea. I mean, I don't know right now कि वो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। वो उसके परमिशंस वगैरह वो सारी चीज़ होती है, बट द पॉइंट इज आई थिंक इट्स डेफिनेटली कोका कोला का बोर्ड लग सकता है तो रेहान का बोर्ड नहीं लग सकता। डेफिनेटली समथिंग वर्थ परस्यूइंग। और एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप इजाज़त दें, हम आपको यहाँ लगवा देंगे। जी, तो मैं आई थिंक दोज आर वेरी गुड आइडियाज दैट आर वर्थ परस्यूइंग। यू नो, ऑब्वियसली इन चीज़ों में वी कैन गेट मोर एंड मोर पीपल इन्वॉल्व। जब पीपल लोग इन्वॉल्व नहीं होते, हाँ, डरते बहुत हैं। हाँ, डरते तो है, मैं भी डरता हूँ। जब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैं भी डर रहा था कि यार ये वीडियो जब लोग देखेंगे इंडिया में तो पहले ही बहुत गालियाँ देते हैं, अभी अभी और शुरू होंगे, तो चल कोई बात नहीं यार, पहले से इतनी देते हैं तो और 5 और दे देंगे। बट आई थिंक दोज आर ग्रेट आइडियाज़। बहुत डर के जिले है, बहुत साल हो गए जो डर के जिले, और फालतू का बेवकूफ़ी का डर है, और false emotions appearing real. Yeah, exactly. Absolutely. No, I love the ideas. I think I'll get involved in a couple of them. And let me think about this. Definitely billboard is something which is worth pursuing. Applying for visa is a great idea. What we should do is, I'm sorry, मैं अंग्रेजी में चला गया। हमें ये करना चाहिए कि जैसे मैंने बोला, मैं और लोगों से भी बात करता हूँ ताकि और लोग भी उसके अंदर जो है मिल के कर सकते हैं। वो 100 बंदे ही नहीं मिलते ना, इसीलिए तो पैसे दे रहा हूँ उनको। वो 100 बंदे ही तो मिलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, आप अप्लाई करेंगे इंडिया का वीज़ा? चले भाई, एक तो हो गया। मेरे ख्याल से इंडिया में ज़्यादा वो रहेगी दिक्कत, लोग इंडिया में कम लोग मिलेंगे आपको और पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने वाले मुकाबले। दोनों साइड यही प्रॉब्लम। हाँ, पर डेफिनेटली वर्थ परसुइंग। और हाँ, 5वां आइडिया, ट्रैवल कंपनी। अभी टर्की का बहुत इनकलाब आया हुआ है, पाकिस्तान से लोग टर्की जा रहे हैं, और उसकी वजह एक है, ट्रैवल एजेंट्स। 3 ट्रैवल एजेंट्स आए सामने और उन्होंने पैकेज बना के ऑफ़र किया कि हम आपका वीज़ा भी प्रोसेस करेंगे, वीज़ा भी लगवाएंगे, टिकट भी लेंगे, जहाज़ भी करेंगे, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। ये हाल ही में हुआ है, कभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टूरिज़म नहीं हुआ था किसी भी मुल्क का। तो आई थिंक इफ़ सम ट्रैवल एजेंट फ्रॉम इंडिया स्टार्ट, अगर आपको आप इंकरेज करें कि हम आपके लिए, और पाकिस्तान से भी मैं इंकरेज करूँगा कि आप पैकेज बनाएं कि जी आप 2 दिन दिल्ली रहेंगे, 2 दिन आगरा रहेंगे, ताजमहल पे जाएंगे, फ़लाना जगह जाएंगे, फ़लाना जगह, ये पैकेज है, 50,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, बस में जाएंगे आप, या 1 लाख रुपये इसकी कॉस्ट है। लोग हनीमून करने चले जाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप अप्लाई तो करें, वीज़ा नहीं लगेगा कोई बात नहीं। सो समबडी क्रेजी हैज़ टू कम फॉरवर्ड। कोई पागल ही चाहिए, जैसे अभी आपके अब्बा मुझे कह रहे थे कि कोई जुनूनी इंसान चाहिए जो उसको एज अ बिजनेस करना चाहे। एंड दैट्स वेयर आई वाज थिंकिंग कि क्या हम इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ऑल गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ आइदर पैशन और सम मनी। क्योंकि या 2 चीज़ों के लिए करता है इंसान काम, या तो पैसों के लिए करता है या मोहब्बत के लिए करता है। और पैसों के लिए भी इसलिए करता है कि एंड ऑफ द डे वो कहता है यार लोग मर्डर भी कर देते हैं पैसों के लिए, क्योंकि उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं ना। सो ओवर टू यू। Yeah, no, I think those are great ideas. I definitely want to, मैं चाहता हूँ कि और लोगों से बात करता हूँ जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ इस एरिया में काम करने वाले, और वो बिल्कुल परसू करने वाली चीज़। मैं तो डेफिनेटली जब जाऊँगा कल, तो फिर परसों तरसों में बैठ के मैं पता करता हूँ बिलबोर्ड का कि क्या करूँ। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 2-3 इवेंट्स करें इंडिया में, मुझे इनविटेशन प्रॉपर भेजें, और मुझे यूनिवर्सिटियों में 10 यूनिवर्सिटियों को टूर करवा दें। आई विल गो एंड स्पीक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन क्रिएटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कूल सिस्टम।
जी। and how every Hindustani should make $500 a month, जो कि अभी India is at what, $80 a month right now, $100 a month right now. So I would like to push that story because everybody buys that. It's a good hook कि लोग सुनना चाहते हैं इसके बारे में कि क्या स्टोरी क्या है, सुनाओ तो सही. So I can do a tour in India and there are other people and on conferences के लिए मैंने कल पता किया तो कहते हैं वीज़ा अवेलेबल है, लेकिन अगर आप conferences के लिए जाते हो, same thing you can help me become a TED Talk speaker in India. जितनी भी TED Talks हो रही हैं अगर आप मुझे उसके लिए बुलाएं, उसके लिए भी वीज़ा आराम से मिल जाएगा. There has to be a reason. Right. Which leads me to number 5. तो conferences जितनी भी हैं, अगर आप उसके पब्लिसिटी यहाँ पे करवाना शुरू कर दें कि जी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आई एम श्योर दिल्ली में हर रोज़ कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती होगी, बॉम्बे में हर रोज़ कोई कॉन्फ्रेंस होती है, हम सुनते नहीं हैं उसके बारे में. तो यहाँ से बिजनेस ट्रैवल के लिए लोग जाना शुरू करेंगे और बिल्कुल उन कॉन्फ्रेंसों के लिए वीज़ा भी मिल जाता है. और जैसे मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एंड अप अर्निंग $10,000 और $50,000 ऑन अ ट्रिप, मैं $5,000 का सार्क वीज़ा ले सकता हूँ. इट्स अबाउट द मनी, राइट. $5,000 10 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर अ वीज़ा 2 साल के लिए. तो अगर कोई मेरा रोज़ आना जाना है तो कोई मसला नहीं है. बट इफ़ इट्स ओवर साल के 200 वीज़े इशू होते हैं सिर्फ, तो इट्स नॉट कि जी अनलिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन इट्स स्टिल देयर. रियली गॉट इट. थैंक यू भाई. समीर गुप्ता से आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हों. ये पाकिस्तान के अंदर 1 लाख दोस्त बनाना चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई हिंदुस्तान में दोस्त हो तो आप इनको ऐड कर लें. सबसे पहले ऐड करें, इनके ऊपर कमेंट करें. इनके ऊपर कमेंट करने के बाद देखेंगे कि भी इनको आप पे कुछ अच्छा नज़र आएगा, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल ठीक है, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ठीक है, तो आप इनसे मेंटर सेशन ले सकते हैं. मेंटर सेशन के तौर पे ये गाइड कर सकते हैं कि आप अपनी आईटी की कंपनी को कैसे बड़ा कर सकते हैं. ये गाइड कर सकते हैं कि जी आप बड़ी कंपनी कैसे बनाएं. इन्होंने सारी ज़िंदगी आईटी के अंदर गुजारी है, तो जो इन्होंने इंडियन लेसन्स हैं जो इनकी चारों तरफ इनको नज़र आ रहे हैं वो आप तक ये देने को तैयार हैं, टाइम देने को तैयार है. हिंदुस्तानी से ज़्यादा आई एम श्योर ये पाकिस्तानी को टाइम देने को तैयार होते होंगे, जिस तरह मैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को टाइम देने को तैयार होता हूँ. उसकी वजह यही है कि जो चीज़ कम होती है वो आप उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं. तो मेरे साथ कम हिंदुस्तानी कनेक्टेड हैं, इंडियंस कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा टाइम देता हूँ. तो आप इनको कनेक्ट करें. आप व्हाट्सएप नंबर पब्लिक करना चाहेंगे अपना? मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं, एक्चुअली कुछ थोड़े से रिस्क है. ओके. मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर बना लें. हाँ, मैं जाके एक बना लूँगा. और चाहे वो आप गूगल वॉइस का नंबर ले लें और गूगल वॉइस का नंबर के ऊपर आप पब्लिक वॉइस नंबर बना रहे हैं, तो उससे ये होगा कि लोग आपसे अप्रोच कर सकेंगे. और लोग व्हाट्सएप क्योंकि उनको लगता है प्राइवेट है और फेसबुक पब्लिक है, मैसेंजर भी नहीं करते, व्हाट्सएप उनको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा. सो दे आर मोर हैप्पी कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो. तो और 6 जैसे कि मैं चाहूँगा कि आप 10 लोगों के मुझे इस तरह के पोस्टर बना के दें. मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं इन हिंदुस्तानी से दोस्ती करना चाहता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. तो हमने इस तरह की वीडियोस और फोटोज बनाई थी. राम मेरा भी करंट नंबर मैं बिजनेस के लिए भी यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं एक अलग नंबर ले लूँगा बनाइए और उसके ऊपर करें. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. कीप कनेक्टिंग टू समीर गुप्ता जी. और पाकिस्तान को $100 बिलियन का हमने टारगेट दिया है और उस तक पहुंचने के लिए $100 बिलियन सॉफ्टवेयर का टारगेट दिया है. तो अगर इंडियंस 125 पे पहुंच गए हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए. हम 4 बिलियन पे हैं, तो 4 बिलियन को डबल कैसे करें, वो समीर भाई से कनेक्ट कीजिए. पाकिस्तान जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम.